हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने कल तक सारे जितने एलिमेंट्स थे उनका अपन ने यूज़ और डेफिशिएंसी कर ली थी। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका लास्ट में बचा हुआ है कि इसमें मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स कि खनिज लवणों का कैसे जो है अवशोषण किया जाता है। तो ये प्रोसीजर है, यहाँ पे मैकेनिज्म है और इसमें बहुत सारी जो हैं थ्योरीज़ हैं। तो सबसे पहले देखो, जैसे अपन ने अवशोषण में पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है दो में इसको बांटा गया है, निष्क्रिय यानी पैसिव और सक्रिय मतलब एक्टिव। अब ये जितने भी खनिज है, जितने भी मिनरल हैं, वो सब कहाँ है? सॉइल में है। और सॉइल में जो सॉल्यूशन होता है यानी कि जो वाटर है, वाटर में घुल जाते हैं, घुल के सॉल्यूशन बनाते हैं और इस सॉल्यूशन को रूट जो है वो एब्जॉर्ब या अवशोषित करती है। तो इसमें भी अगर आप देखो तो यहाँ पे जितने खनिज हैं वो आयन के रूप में जो है यहाँ पे अवशोषित किए जाते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से जो है यहाँ पे अवशोषित किए जाते हैं। अब देखो, पहले अपन कर रहे हैं निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण पहले भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर एटीपी खर्च नहीं हो रही है तो ऐसे क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? निष्क्रिय। और जहाँ पर एटीपी खर्च हो रही है उसे अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव या एक्टिव। अब यहाँ पे इसलिए पहली वाली है निष्क्रिय, तो यहाँ पर बिना एटीपी खर्च किए केवल जो केमिकल ग्रेडियंट है उसके आधार पर जो है, जिसे अपन बोलते हैं विद्युत रासायनिक विभव प्रवणता, इसके आधार पर जो है आयन का एक्सचेंज या स्थानांतरण होगा। अब यहाँ पे देखो, तीन यहाँ पे परिकल्पनाएं दी हुई हैं या सिद्धांत दिए हुए हैं। पहला सिद्धांत है सहती प्रवाह परिकल्पना। इसमें जो है जो क्रिया है वो क्रिया जो है किसके रूप में की जाएगी? इसमें जो है देखो मास फ्लो परिकल्पना है और ये परिकल्पना किसने दी थी? हाइलमो ने। और हाइलमो ने क्या कहा था कि जैसे आपने अवशोषण क्रिया में पढ़ा था कि वाष्पोत्सर्जन के कारण एक तनाव उत्पन्न होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पूल। तो ये जो है इसके कारण जो है जल जो है लिया जाता है, तो जल के साथ साथ में इसमें आयन भी ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत किस पे करता है? डिपेंड ट्रांसपिरेशन पूल पे, जो कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण होता है। तो यहाँ पे कोई एटीपी खर्च नहीं होती है। अब दूसरा है, ये है आयन विनिमय परिकल्पना, आयन एक्सचेंज। अब आयन आप जानते हो, तो यहाँ पर भी बहुत सिंपल सा है कि धनायन और ऋणायन, एनायन है और कैटायन है, ये आपस में क्या करते हैं? स्थानांतरित होती है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं धनायन की ज़रूरत है तो बाहर से दूसरा धनायन आएगा और उसके बदले में पहला वाला धनायन वहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज है कैटायन कैटायन के बीच में होगा और एनायन एनायन के बीच में होगा। इससे क्या होता है कि दोनों तरफ जो है संतुलित रहता है। तो यहाँ पर ये क्रिया भी कैसी है? निष्क्रिय। क्योंकि सामान्य जो विसरण विधि होती है, डिफ्यूजन जो होता है, जिसमें कि आपको पता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, जो कंसंट्रेशन के हिसाब से जो है नॉर्मल या सामान्य डिफ्यूजन यहाँ पर होता है। अब अपने पास में तीसरी है, ये है डोनन साम्यावस्था सिद्धांत, डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी। अब ये दी भी डोनन साइंटिस्ट है, उन्होंने दी थी, इसलिए इसका नाम भी ये रखा गया। 1927 में डोनन ने इसको दिया था। और यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हो, उस डायग्राम में आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रही है। इसमें जो है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, यानी एनायन भी और कैटायन भी आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। लेकिन ये ध्यान आपको रखना है कि अगर कोई कैटायन अंदर एंटर कर रहा है तो उसके बदले में बाहर वही कोई कैटायन चाहे दूसरा हो लेकिन कैटायन निकलेगा। उसी तरह से अगर एनायन आ रहा है अंदर
तो दूसरा एनाइन वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये डायग्राम से आपको दिख रहा है कि एक तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, एक तरफ साइटोप्लाज्म है और बीच में सेल मेम्ब्रेन है। और इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव में बैलेंस रखने के लिए यहाँ पे जो है इनका एक्सचेंज होता है। तो ये 3 अपनी हो गई किसकी, निष्क्रिय की। अब है सक्रिय अवशोषण। अब देखो जो दूसरी है सक्रिय अवशोषण, जिसमें कि एटीपी खर्च किया जाएगा, एटीपी का उपयोग होगा। और ये जो क्रिया है, ये क्रिया जो है डिफ्यूज़न के अगेंस्ट भी होगी, क्योंकि ये मान के चलो कि ज़बरदस्ती की ये यहाँ पे होगी कि कोई कैटायन अंदर एंटर नहीं करता है, लेकिन एटीपी उसे यूज़ करके अंदर उसको एंटर करवा सकती है। तो ये एक तरह से डिफ्यूज़न के अगेंस्ट प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे भी इसमें 3 थ्योरीज दी हुई हैं। पहली जो थ्योरी है वो है कैरियर कंसेप्ट या वाहक संकल्पना। ये दी थी किसने, वॉन डेन हॉनर्ट ने दी थी 1937 में। और इन्होंने भी यही कहा था कि जैसे आपने 11th में पढ़ी थी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, तो उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। तो उस फ्लूइड मोज़ेक में आपने प्रोटीन्स देखे थे और वो प्रोटीन्स जो है एक्सचेंज करने के काम में आते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ कैटायन और एनायन के लिए भी अलग अलग कैरियर होते हैं। कैरियर जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले। तो यहाँ पर ऐसी जगह जहाँ की इनर स्पेस है, उस इनर स्पेस में ये उपस्थित होते हैं और चाहे एनायन हो चाहे कैटायन हो, उसको ये अंदर या बाहर ले जाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्रिया दी हुई है कि सबसे पहले जो कैरियर है वो कैरियर एटीपी से जुड़ता है और एटीपी से जुड़ने के बाद में उस वाहक को क्या करता है, सक्रिय करता है। तो यहाँ पे 3 आपकी अभिक्रियाएं दी हुई हैं। सबसे पहले कैरियर प्लस एटीपी और उससे एक्टिवेटेड कैरियर आपको मिलेगा। अब ये जो एक्टिव हो गया, ये एक्टिव आयन के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। और ये कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स फिर अंदर एंटर करेगा और आयन को छोड़ देगा और खुद वापस से बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया कि कॉम्प्लेक्स से अंदर गया और ये वापस से पैसिव कैरियर में बदल गया। तो इस तरीके से जो है ये आपस में आयन को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद में अब देखो इसी में एक और थ्योरी है आयन पंप या साइटोक्रोम पंप कंसेप्ट। अब ये जो है इसको दिया था लुंडेगार्थ और बर्सट्रॉम ने। अब यहाँ पे देखो इसमें भी जो है साइटोक्रोम क्या होते हैं, एक तरीके के नेगेटिव जो भी होंगे उनको अपने आप में एनाइंस को जोड़ने का काम करते हैं। अभी जो आप डायग्राम देख रहे हो, तो इस डायग्राम में आपको साइटोक्रोम दिख रहे हैं और ये साइटोक्रोम जितने एनाइंस हैं उन एनाइंस को अपने में जोड़ के दूसरी तरफ ले जाते हैं। जबकि जो कैटाइंस हैं वो कैटाइंस फ्री जो है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी इक्वेशन आपको दी हुई है कि सबसे पहले जो ऋणायन है वो साइटोक्रोम पंप से जुड़ेगा और जुड़ने के बाद में वो अंदर की तरफ चला जाएगा। और जबकि जो धनायन है या जो कैटायन है वो बिना किसी यानी कि पैसिव या जिसको आपने अभी स्टार्टिंग में अपन ने मास फ्लो पढ़ा था, तो उस मास फ्लो से अंदर एंटर कर जाएंगे। तो ये अगली थ्योरी है, ये है आपकी आयन। अब इसके बाद में नेक्स्ट है एक लास्ट आपकी बची हुई है। अब लास्ट है देखो विद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस है जो पीटर माइकेल ने दी थी। अब इन्होंने भी चीज़ें वही बताई हैं कि प्रवणता उत्पन्न होती है। अब ये प्रवणता कब होगी कि जब जो है किसी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन को अंदर एंटर करना होगा और उसके लिए वापस से जो है कोई एटीपी जो है खर्च की जाएगी। और यहाँ पे एटीपी को काम में लेने के लिए एंजाइम है एटीपेज एंजाइम। इस एंजाइम की सहायता से काम होता है। और यहाँ पे देखो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है
कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, यानी कि ये भी जो प्रोसेस है ये डिफ्यूज़न के अगेंस्ट जा रहा है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आयन है वो विद्युत रासायनिक प्रवणता या इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के कारण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ऋणायन जो हैं या जिनको आप कह सकते हो एनायंस हैं, उन एनायंस को स्थानांतरित कर सकते हैं और ऐसी जगह कर सकते हैं जहाँ की इजीली, जिसको अपन अवरोधक बोलते हैं, अवरोधक झिल्ली में भी ये आसानी से जो है आयंस को इधर से उधर स्थानांतरित कर सकते हैं। अब देखो यहाँ तक आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे हालांकि अपन ने स्टार्टिंग में इस चीज़ को कर लिया था, लेकिन आपके बुक में वापस से दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन, जो आपको पहले बताया था कि बिना मिट्टी के केवल जल के अंदर पौधों को उगाया जाता है और इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन को उपयोग में लाते हैं जिनमें जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो हम काम में लेंगे और इस तरीके से जो है हम उसको प्लांट को उगा सकते हैं। फिर उसके बाद में एक और लास्ट यहाँ पे टॉपिक बच रहा है, जो हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वर्मिकुलाइट। ये वर्मिकुलाइट क्या होता है? एक तरीके का ये मिनरल ही है और इस मिनरल के अंदर आजकल नेचुरल कंडीशन में प्लांट्स को उगाया जाता है और ये जो है इसके इतने अच्छे कैरेक्टर हैं, जैसे यहाँ दे भी रखे हैं कि सबसे पहले तो लाइट वेट है, बहुत हल्का है। उसके बाद में ये किसी दूसरे केमिकल से जल्दी से जो है रिएक्ट नहीं करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये क्या रहता है, अक्रिय होता है। तो इनएक्टिव होने के कारण भी ये काम में आ सकता है। फिर उसके बाद में ये जो है किसी दूसरे, जैसे इंसेक्ट है या कोई वीड्स वगैरह हैं, वो इसमें जो है आप डेवलप नहीं कर सकते, तो ये भी एक अच्छी बात है। फिर इसमें वाटर कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो मतलब सॉइल के कंपैरिजन में, तो इसलिए अपन इसको उपयोग में लाते हैं। फिर उसके बाद में ये इजीली टूटता नहीं है, ख़त्म, जैसे अपन गमले वगैरह में करते हैं तो पानी डालने से धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, ये पानी या जो दूसरी चीज़ें उनसे ख़राब नहीं होता है। तो आजकल जो है अपन मॉडर्न टाइम में वर्मिकुलाइट का अपन यूज़ कर रहे हैं और इसको यूज़ करके वर्मिकुलोपोनिक्स, जैसे हाइड्रोपोनिक्स हैं उसी तरीके से ये एक नई टेक्निक है जिससे कि अपन प्लांट्स को यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। अब आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के जितने क्वेश्चन आंसर हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, छोटे आंसर हैं, वो सब आप करते चलिए, क्योंकि इनमें से छोटे क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। और आगे अपन जो 10th लेसन स्टार्ट करेंगे, प्रकाश संश्लेषण और अगला जो है अपना श्वसन वाला, ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेट भी हैं, तो इसलिए जो है आप इनको ईज़िली इनको कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू। मेरी उंगली